हेलो। कंफर्म करिए, आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सर आ रहा है। लास्ट क्लास में जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें कोई दिक्कत है किसी को? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो भाई SN2 मैकेनिज्म में आप क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये कैसी रिएक्शन है। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और लिविंग ग्रुप छोड़कर जाएगा, है ना। एक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, इन्वर्जन होता था, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। एंड फॉर दैट मैं एग्जांपल लेता हूं। एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसके दो बॉन्ड कैसे रहेंगे, एक प्लेन में, एक आउटसाइड दी प्लेन और एक इनसाइड दी प्लेन। ठीक है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑब्जर्व करनी है तो हमारा कायरल कार्बन होना चाहिए। क्यों भाई? कैसा होना चाहिए? जो हमारा कार्बन है अल्फा कार्बन, वो कैसा होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। तो देखो जरा क्या होता है। तो मैं 3 अलग अलग ग्रुप लगाता हूँ और इसकी केमिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं हम कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ये हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम और आपका एक CH3 और चौथा लगा हुआ है Cl। तो आपने देखा कि ये जो कार्बन है ये एक अल्फा कार्बन है और इससे चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये कैसा कार्बन है साथ में? कायरल कार्बन है। बताइए। ठीक है ना। अब क्या होता है कि SN2 रिएक्शन कराने के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, जैसे कि नेगेटिव चार्ज वाला OH-। अब ये OH- करेगा क्या? ये OH- करेगा कि जहां पर आपका Cl प्रेजेंट है उसके 180 डिग्री पीछे से ये क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये इस तरह से अटैक करेगा। बोलो क्यों भाई? ठीक है ना। यस यस सर। सर। ये अटैक करेगा और आपको पता है ये इंटरेक्शन किस तरह का इंटरेक्शन है, यानी इसने किया क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा कौन, वेकेंट सिग्मा स्टार, उसमें इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया होगा। तो साइमल्टेनियसली Cl क्या कर रहा होगा, लीव करके जा रहा होगा। तो लास्ट क्लास में हम इतनी बात कर चुके थे। तो बेटा देखो होगा क्या। फाइनली फाइनली होगा क्या कि ये जो कार्बन है इससे कौन जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा OH। और OH जुड़ने के बाद ये सारे के सारे जो हैं ग्रुप्स ये क्या कर जाएंगे, इन्वर्ट कर जाएंगे दूसरे डायरेक्शन में। तो देखो होगा क्या, जो प्लेन में था वो प्लेन में रहेगा लेकिन इन्वर्ट कर जाएगा। सिमिलरली जो इनसाइड दी प्लेन था वो अभी भी इनसाइड दी प्लेन रहेगा, जो आउटसाइड दी प्लेन था वो आउटसाइड दी प्लेन रहेगा। तो यही प्रोडक्ट मिल के आने वाला है। और साथ में जो निकलेगा वो निकलेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेके Cl-। बोलो। ठीक है। यस सर। बोलिए भाई। यस सर। तो अब इसकी हमें समझनी है स्टीरियोकेमिस्ट्री कि मतलब हो क्या रहा है। तो आपने ये तो समझा कि इसके अंदर इन्वर्जन होता है और किस तरह का इन्वर्जन है, वॉल्डन इन्वर्जन है। तो आप जरा ये बताइए कि अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, तो आप इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन में ये कैसा कार्बन है, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल किस तरह की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? इसकी बात चल रही है। इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? क्लोरीन। बोलो। क्लोरीन। फिर उसके बाद
मिथाइल ग्रुप। फिर उसके बाद ड्यूटेरियम को दोगे ना। तो कुल मिला के आप प्रायोरिटीज डिसाइड करने के बाद ये बताओ कि इसकी कैसी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, आर कॉन्फ़िगरेशन आ रही है कि एस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। एस। एस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। सेम काम जरा इसके साथ करो और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी आ रही है। आर आ गया। ये आपकी पहला, इसको सबसे ज्यादा दोगे, उसके बाद CH3 को दोगे, फिर तीसरे नंबर पे इसको दोगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बेटा कैसी आ रही है, आर कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। तो आपने ये देखा, आपने क्या देखा कि ऑल दो इन्वर्जन हो रहा था, लेकिन हम इन्वर्जन को किस तरह से ऑब्जर्व कर पाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर, किस तरह से ऑब्जर्व कर पाएंगे बताइए कि इन्वर्जन हुआ है। कि अगर कायरल कार्बन के अबाउट आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो पहले एस थी, अब अगर आर हो गई है, तो आप क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल ने इन्वर्जन शो किया होगा। बोलिए, आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन एस से क्या हो गई, Yes, sir. आर हो गई। तो मॉलिक्यूल ने क्या शो किया है, इन्वर्जन शो किया है। यानी आप ये मान के चलिए SN2 रिएक्शन हो रही है तो इन्वर्जन तो हो रहा है, लेकिन वो इन्वर्जन हम कैसे देखेंगे कि वो इन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो हम देख पाते हैं किसकी मदद से, RS कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। ठीक है ना। और इस इन्वर्जन का नाम दिया जाता है वॉल्डन इन्वर्जन। यानी वॉल्डन वाज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दिस काइंड ऑफ इन्वर्जन इन द केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है कि नहीं। अब जरा देखो आगे, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इन्वर्जन होगा। बोलो भाई, इन्वर्जन होगा, लेकिन हम कब ऑब्जर्व कर पाएंगे इन्वर्जन हुआ है। जब कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो, चेंजेस आए, आर से एस या एस से आर। बताइए। Yes, sir. Yes, यस। sir. तो आप ये बताओ, क्या हमेशा ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। No, sir. क्यों। सर अगर जो ग्रुप हट रहा है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, और अगर जो दूसरा ग्रुप जुड़ रहा है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का नहीं होगा, तो दूसरा भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पर क्या ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये कह रही है सर ये जो Cl जा रहा है, इसकी जो प्रायोरिटी है वही OH की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी आप क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, इन्वर्जन को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अदरवाइज सोचो कि इसकी प्रायोरिटी और इसकी प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, या तो इन्वर्जन कभी होगा भी और नहीं भी होगा। तो देयर आर हाई चांसेस कि आप इन्वर्जन को क्या कर पाए, ना विजुलाइज कर पाए, ना देख पाए। तो हम क्या समझेंगे इसमें कि इन्वर्जन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा। ये वैसे ही पता चलेगा कि जब जो आपका लीविंग ग्रुप है और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उनकी प्रायोरिटी कैसी रहनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। बोलिए भाई। यस सर। Yes. अब ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो क्या इन्वर्जन नहीं हो रहा है। बोलो। आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए इन्वर्जन ड्यू टू RS कॉन्फ़िगरेशन में S से R नहीं हुआ, R से S नहीं हुआ, तो आप क्या ये कहेंगे कि इन्वर्जन नहीं हुआ। भाई SN2 के मैकेनिज्म में आपने साफ साफ देखा था कि क्या होता है, इन्वर्जन होता है। देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ सारे के सारे ग्रुप इधर थे और फाइनल प्रोडक्ट जो बनाए उधर ग्रुप क्या कर गए हैं, इन्वर्ट कर गए हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने में इन्वर्जन तो हुआ है, बट हम देख तब पाएंगे जब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज आए। तो अगर आपसे ये बोला जाएगा कि इन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, इन्वर्जन हो रहा है, बट हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। देखिए फटाफट से इसको।
नेक्स्ट बताइए कि अगर कायरल कार्बन नहीं होता तो क्या आप इन्वर्जन को ऑब्जर्व कर पाते? सर हाँ बोलो। सर कैसे पता चलेगा कि प्रायोरिटी सेम है दोनों का? इसकी प्रायोरिटी कितनी लिखी हुई है यहाँ? 1 इसकी कितनी लिखी हुई है? 1। ठीक है, यस हाईएस्ट सर। प्रायोरिटी दोनों की सेम है ना। नेक्स्ट मैं बात कर रहा था, अगर कायरल कार्बन ना हो तो क्या हम इन्वर्जन ऑब्जर्व कर पाएंगे? नो सर। नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम ये कहेंगे कि इन्वर्जन हो नहीं हुआ नो सर, हुआ है ना? तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर इन्वर्जन हमेशा होता है। तो ये तो कहानी हो गई इन्वर्जन की। नेक्स्ट देखिए, मैं क्या ले लेता हूं, सपोज करो NaOH लिया, तो इससे जो मिला मुझे OH माइनस मिला, और मैंने जो सॉल्वेंट ले रखा है वो एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है। तो OH माइनस एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो कहने का मतलब यह है जो रिएक्शन होगी वो SN2 हो। तो SN2 रिएक्शन किस तरह से होगी जरा बताना। कि ये जो OH माइनस है, ये जो लीविंग ग्रुप है, इसके कहां से 180 डिग्री पीछे से जाके अटैक करेगा? बोलिए। यस सर। ये Cl के 180 डिग्री पीछे से जाके कौन अटैक करेगा? OH माइनस। तो जरा बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये गया, इसने यहाँ से अटैक करा, और किसको बाहर निकाल देगा? ये Cl को बाहर निकाल देगा एज अ लीविंग ग्रुप। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना? विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, यहाँ कौन लगेगा? विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, जो आपका OH है वो कैसा रहेगा जरा बताओ। ये प्लेन वाले को निकाला था, यानी दो बॉन्ड, ये Cl और ये CH3 कैसे थे? सेम प्लेन में, एक आउटसाइड दी प्लेन एक इनसाइड दी प्लेन। तो OH माइनस गया, इस Cl को निकाला, तो उसने किसको निकाला है? प्लेन वाले को। तो जो OH माइनस है वो भी तो प्लेन में ही लगेगा। बोलो। और Yes, जब sir. जाके पीछे से लगेगा तो इन सबको क्या कर देगा? पुश करेगा, यानी इन्वर्जन शो होगा। कहने का मतलब बस इतना ही है। तो जो आपका मॉलिक्यूल है वो आपको किस तरह से दिखाई देगा कि यहाँ से लगा हुआ है कौन? CH3। प्लेन में आ गया कौन? OH। एक बॉन्ड कैसा रहेगा? आउटसाइड दी प्लेन, और दूसरा बॉन्ड बेटा कैसा रहेगा? इनसाइड दी प्लेन। इनसाइड दी प्लेन। तो इनसाइड दी प्लेन वाला ड्यूटेरियम था, आउटसाइड दी प्लेन वाला हाइड्रोजन है। अब जरा फिर से देखो, RS कॉन्फ़िगरेशन करके चेक करो। इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है इसकी? यस। कैसे आ रही है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? क्लोरीन। सेकंड नंबर पे? CH3. मिथाइल ड्यूटेरियम। तो आप जब इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो इसकी प्रायोरिटी निकल कर आएगी वो क्या होगी? S कॉन्फ़िगरेशन है। और बेटा इसकी क्या आएगी सेकंड वाले की? आर। R आएगी। चलो बहुत अच्छे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द कायरल कार्बन S से R हो गई। तो आप क्या कहेंगे कि इन्वर्जन आपका हुआ है, और आपने इन्वर्जन को क्या किया है? ऑब्जर्व भी किया है। ठीक है।
सेकंड देखिए जरा, फिर से OH माइनस लेते हैं, सेम सॉल्वेंट लेते हैं, SN2 रिएक्शन कराते हैं, तो जरा बताइए क्या होगा। OH माइनस कहाँ जाएगा, ये Cl, इसके 180 डिग्री पीछे से आके कौन अटैक करेगा, OH माइनस। ये प्लेन में था तो OH माइनस भी कैसे जुड़ेगा, प्लेन में जुड़ेगा और दोनों इनको क्या करेगा, पुश करेगा। बोलो, ठीक है। बोलो बेटा जी, ठीक है कि नहीं। Yes, sir. यस। तो जरा बताना क्या बनना है और किस तरह से दिखेगा वो, कि ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ एक CH3, इसके प्लेन में कौन आया इधर, OH, Okay. एक आउटसाइड दी प्लेन, एक इनसाइड दी प्लेन, आउटसाइड दी प्लेन वाला अभी भी आउटसाइड दी प्लेन, इनसाइड दी प्लेन वाला अभी भी इनसाइड दी प्लेन। और फिर से RS कॉन्फ़िगरेशन करके जरा बताइए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है। फिर R से S में कन्वर्ट Sir, R और product is. R से S में जा रहा है, बहुत अच्छे। तो आपने क्या देखा, मतलब मान लो ये दोनों, पहले तो अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिए हैं कौन कौन से, ये दोनों, ये दोनों आपस में क्या है, इनका स्पेस में अरेंजमेंट ही तो सेम है, बाकी सारी चीजें तो सेम है कि नहीं, यानी इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनका स्पेस में अरेंजमेंट सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए। enantiomer. बिल्कुल। तो आप क्या देख रहे हो, जब आप एस वाला लेते हो तो जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो कौन सा वाला बनकर आता है, आर वाला बन के आता है, और जब आप आर वाला लेते हो तो प्रोडक्ट क्या बनकर आता है, एस वाला बनकर आता है। तो ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं। बोलो बेटा जी, ऐसे कुछ वर्ड याद आ रहे हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, कुछ याद आ रहा है। Yes. हाँ, तो ये कैसी रिएक्शन, मतलब बताओ स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता है। मैंने ही लिखाया था, तुम्हें बताओ। So selective में मतलब only a few products are found out of all the possible आउट products ऑफ, which are तो विचार, stereoisomers. अच्छा, तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा। So सारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो बन सकते हैं उनमें से कुछ ही प्रोडक्ट बने, आउट ऑफ ऑल द स्टीरियो आइसोमर्स ओनली फ्यू आइसोमर्स आर फॉर्म एंड दैट टू आर डिपेंडेंट ऑन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव। और ऐसे, और अगर आप ये देखो कि यहां से यहां आने में कि आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करा तो उससे प्रोडक्ट की भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रही है, यानी आपने इसको जब एस से आर करा है तो प्रोडक्ट में भी आर से क्या हो जा रहा है, एस हो जा रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते थे जरा बताना। stereo specific. स्टीरियो स्पेसिफिक। तो देखो, ये तो आपको बिल्कुल खुल के उसने दे रखा था, अगर वो आपको ये सारी चीजें इस तरह से ना प्रेजेंट करके ये बोलता कि एक कार्बन है, और कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है, उससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, एक ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, और एक कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ, OH माइनस के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ DMF। और ये जो मैकेनिज्म से जा रही है वो किससे जा रही है, SN2 से जा रही है। तो ये जो कायरल कार्बन है हमारा, ये क्या बना सकता है,
n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकता है। देखो ये सेम चीज ही तो लिखी हुई है जो मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं, ये दोनों, ये मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन यही तो है। देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट था, ये इस प्रोडक्ट को भी बना सकता था और इस प्रोडक्ट को भी बना सकता था, लेकिन ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को किस तरह से अरेंज करा है स्पेस में। समझे कि नहीं समझे? यस सर। जब इस तरह से मैं लिख रहा हूं इसको, किस तरह से, इस तरह से लिख रहा हूं, तो यहां तो आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं ना कि इसका स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो आप सिंपली इसी तरह का कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे कि CH3 है, Cl की जगह कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा बस। ये भी कायरल कार्बन है। अब आपको ना इसका अरेंजमेंट पता, इसके भी n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और इसकी भी n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं जिस तरह से ये स्पेस में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा आउट ऑफ ऑल दोस प्रोडक्ट्स विच आर पॉसिबल, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट है उसको किस तरह से रखा हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेलेक्टिव। और जब आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे रहे हैं, जैसे आपने इस पर्टिकुलर केस में करा, इसको S से क्या कर दिया, R कर दिया, तो आप देखो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी और खुद ब खुद क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। समझे? तो क्या बोलेंगे कि जो मेरी SN2 रिएक्शन है वो कैसी है? वो बोथ स्टीरियो सेलेक्टिव as well as स्टीरियो स्पेसिफिक है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट से। लिख लिए थे ना उसको? क्यों भाई? प्रोडक्ट का डिपेंडेंसी क्या बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड होना कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये बताता है कि रिएक्शन आपकी कैसी है, स्टीरियो सेलेक्टिव है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन का खुद ब खुद चेंज हो जाना, ये बताता है कि जो आपकी रिएक्शन है वो कैसी है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं ये समझने के लिए कि ये रिएक्शन होती कैसे है। NaOH से क्या निकलेगा, OH माइनस, जो कैसा है, जो कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं सॉल्वेंट ले लूं फिर से एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि DMSO, तो आपको ये रिएक्शन करानी है कौन सी, SN2। तो कैसे कराएंगे? सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पूरे मॉलिक्यूल में ये देखिए कि आपका लीविंग ग्रुप कहाँ है, कहाँ दिख रहा है, ये लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा BR की नहीं? यस सर। तो जो OH माइनस यहाँ से NaOH से निकलेगा वो कहाँ से आएगा, बैक साइड से आएगा। बैक साइड से आने का मतलब कि जो OH माइनस है, अगर Br जो है वो आउटसाइड दी प्लेन है, तो OH माइनस यानी OH जो होगा वो किस तरह से ऐड होगा, बोलो, इनसाइड दी प्लेन ना। यही तो SN2 यस का मतलब होता है। तो यहां से जो आप OH लगाएंगे वो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा बेटा? inside the इनसाइड प्लेन। साइड दी प्लेन। ये क्लियर है ना कि यहाँ से NaOH से क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा, और OH माइनस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, साथ में क्या है, DMSO आपने सॉल्वेंट ले लिया, यानी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है, तो फेवरेबल कंडीशन है SN2 होने के लिए, तो हमने क्या कराई है, SN2 कराई है। नेक्स्ट देखिए जरा, पूरे मॉलिक्यूल में सबसे पहले जाके क्या ढूंढ रहा है आपको, लीविंग ग्रुप कहाँ पर है। तो इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले जरा बताना लीविंग ग्रुप कहाँ है, BR। BR है ना। चलो ठीक,
अब सपोज करो मैंने NaOH की जगह लिया NaCN और सॉल्वेंट फिर से ले रखा है एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि DMF। तो इससे NaCN से मुझे क्या मिलेगा? CN माइनस कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा? SN2 को। तो जो CN माइनस है ये जाके कहां पर अटैक करेगा बताओ? BR कहां जाके अटैक करेगा? BR के बैक साइड पे जाके अटैक करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से अटैक करेगा कि नहीं करेगा? जब ये इस तरह से अटैक करेगा तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा जरा देखना क्या बनेगा। ये CH3 हो गया। अब जब यहां पर Br अटैच होगा तो हाइड्रोजन खुद ब खुद कहां चला जाएगा? सॉरी Br कह रहा हूं, CN था ना। तो CN अगर यहां पर ऐड हो रहा है तो इधर कौन? हाइड्रोजन नीचे वाले वैसे के वैसे। अरे मतलब समझ रहे हैं इसका क्या चल रहा है ये? यस सर। yes sir. अच्छा चलिए नेक्स्ट बताइए। ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो मैं आपको दे रहा हूं। फिर से क्या ले लिया? एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया और ये आपको गिवन है ये जो कायरल कार्बन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन। कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? आर कॉन्फ़िगरेशन। तो रिएक्शन तो आप कह ही दोगे कि SN2 कराएंगे और यहां से जो CH3O माइनस CH3ONA से कौन निकलेगा? CH3O माइनस निकलेगा जो कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एसीटोन सॉल्वेंट है, यानी SN2 रिएक्शन होनी ही है। तो जब SN2 रिएक्शन होनी ही है तो आपसे क्वेश्चन में उसने ये पूछा है, ये बताइए क्या इस रिएक्शन में इन्वर्जन होगा कि रिटेंशन होगा? क्वेश्चन समझे? ये आपको एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे रखा है, इस कार्बन कार्बन के अबाउट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R है। आपने CH3ONA लिया, उससे क्या निकला? CH3O माइनस निकला जो कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। एसीटोन एज अ सॉल्वेंट लिया है। तो ये सारी फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए? SN2 कराने के लिए। तो आप SN2 रिएक्शन कराइए और ये बताइए कि जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा उसमें इन्वर्जन हो रहा है कि जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप रिटेन कर पा रहे हैं, कि इन्वर्जन है कि रिटेंशन है? भाई प्रोडक्ट बनाओ फटाफट से, क्या बनेगा? कैसे बनाते हैं? कि ये अल्फा कार्बन है, ये Cl जाएगा, इससे आके CH3O जुड़ेगा। क्या यही प्रोडक्ट बनना है सबका? बोलिए भाई, क्या सबका यही प्रोडक्ट बनना है? yes sir. Yes, sir. तो आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर? तो आप क्या सोचे कि इसमें इन्वर्जन हुआ है कि रिटेंशन हुआ है? अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो मना करिए, टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है, बताइए फटाफट से। अरे जब इस कार्बन के अबाउट देखोगे तो इस कार्बन के अबाउट आपको जो गिवन कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी? आर।
तो जब आपने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है तो अभी भी क्या रहेगी, ये कॉन्फ़िगरेशन तो आर कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगी ना। तो अगर Yes, आर से आर ही रही तो ये क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ कि रिटेंशन हुआ? ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ना कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। लेकिन सर आप अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि SN2 में इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो जरा उसकी कंडीशन देखना कि जहां पर हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं वहां पर क्या जो लीविंग ग्रुप है वो कायरल कार्बन से अटैच है, देख पा रहे हो कि नहीं? यस सर। कि जो लीविंग ग्रुप है yes, वो sir. किससे अटैच है, कायरल कार्बन से अटैच है। लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसके अंदर क्या कायरल कार्बन को किसी भी बात से लेना देना है कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो लीविंग ग्रुप है वो एक नॉन कायरल कार्बन से अटैच था। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. ये बात बिल्कुल सच है, विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन इन्वर्जन हुआ होगा, लेकिन हम उस इन्वर्जन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जो हमें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होगा वो ये होगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर से आर ही रह गई, बिकॉज ये एक कैसा था, कैसा था कि जहां पर लीविंग ग्रुप कायरल कार्बन से अटैच नहीं था। तो आप क्या बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, ना कि इन्वर्जन ऑब्जर्व हो रहा है। समझे? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने वहां पर NaOH लिया था, यहाँ NaSH ले लेता हूँ। फिर से एक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि HMPA, तो यहाँ से जो निकलेगा वो कौन निकलेगा, SH माइनस, जो कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सॉल्वेंट कैसा है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। SN2 के लिए फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि लीविंग ग्रुप भी कैसा है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। कल ही पढ़ाया था कि OTS कैसा होता है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो सबसे पहले इस ज्योमेट्री के अंदर आपको क्या देखना है कि आपका लीविंग ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है। क्या देखोगे भाई कि ये जो लिविंग ग्रुप है ये कहाँ प्रेजेंट है। जहां जैसे ही आपको लिविंग ग्रुप आपने आइडेंटिफाई कराया उसके अपोजिट साइड से क्या करा दीजिए, अटैक करा दीजिए। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. जैसे ही आपने लिविंग ग्रुप आइडेंटिफाई करा उसके अपोजिट साइड से क्या करा दीजिए, अटैक करा दीजिए। अटैक कराने के बाद क्या बनेगा, ऊपर कौन आएगा जरा बताओ, SH, तो हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा, ये CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यही आपका क्या बनकर आया, प्रोडक्ट बनकर आया। समझे कि नहीं समझे? ये इस तरह से है कि ये जो पांच मेंबर्ड रिंग है एक प्लेन में है, और ये कैसे हैं, ऊपर नीचे हैं। ठीक है, तो यहाँ लगा हुआ है आपका हाइड्रोजन, फ्लोरीन, यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन और हाइड्रोजन। आप क्या लेते हो, NaCN लेते हो और क्या कराते हो, SN2 रिएक्शन कराते हो। फिर से सोच लेना कि कोई एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया है, तो आपको क्या करानी है, SN2 रिएक्शन करानी है। क्या निकलेगा यहाँ से, CN माइनस, बोलो। अब CN माइनस के पास चलो तुम ही बताओ कि कहाँ जाएगा, खुद ही सोच के बताओ कल के डिस्कशन के बाद। Chlorine. किसके पास जाएगा, Chlorine. क्लोरीन के पास। क्यों, Good living. बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो क्लोरीन को आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ क्या है आपका, यहाँ क्लोरीन प्रेजेंट है, इसको हाईलाइट कर दिया, दूसरी साइड से जाके अटैक करा दिया, तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो क्या बना, यहाँ क्या नीचे क्या लगेगा, CN, ऊपर क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर फ्लोरीन। अब बेटा ये रिएक्शन तो तब हुई जब आपको मतलब आपने अज्यूम किया कि NaCN कैसा है,
यानी उसका एक ही इक्विवेलेंट यूज किया गया है। अगर सपोज करो NaCN को एक्सिस में लिया होता तो क्या बनता? NaCN को अगर एक्सिस में लेते तो क्या फ्लोरीन को भी वो बैक साइड से जाके अटैक करके निकाल देता कि नहीं निकाल देता? बोलो भाई। अगर CN एक इक्विवेलेंट से ज्यादा होता तो पहले इक्विवेलेंट में इसने क्या करा, यहाँ से जाके अटैक करा, यहाँ जाके CN हो गया, Cl निकल गया। अब अगर एक और CN आ जाए तो वो क्या करेगा, फ्लोरीन को भी एज अ लिविंग ग्रुप ट्रीट करेगा, यहाँ से जाएगा इधर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes. अब देखो, नेक्स्ट देखो जरा। इसकी रिएक्शन कराएं अगर हम NaCN के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताइए। क्या प्रोडक्ट बनेगा? अभी भी सोच रहे हो? CN माइनस जाएगा अल्फा कार्बन से, इससे जाके अटैच होगा और Cl को बाहर निकाल देगा। यही होने वाला है कि नहीं? Yes, sir. यस। तो क्या प्रोडक्ट बना? CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इससे क्या अटैच हो गया, CN। अब ये जो बेटा प्रोडक्ट बना है, ये किस मैकेनिज्म के थ्रू बना होगा? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये किस मैकेनिज्म के थ्रू बना होगा? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा। बोलिए। Yes, sir. लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और बनेगा। वो प्रोडक्ट देखो क्या है, वो प्रोडक्ट है ये। अब पंगा यहां पर ये आता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू बना है और ये प्रोडक्ट बना ही क्यों है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत थी कि ये प्रोडक्ट कैसे बना? ये प्रोडक्ट हमने SN2 रिएक्शन के थ्रू बनवा दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस प्रोडक्ट के साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या है? वो ये प्रोडक्ट है। अब थोड़ा सा डिस्कशन इस बात पे करते हैं कि ये प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, सेकंड वाला। देखो होता क्या है कि जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl, यही है ना बेटा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब आपने जो इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल लिया था, वो क्या था? वो CN माइनस था कि नहीं था? Yes, sir. बोलिए। अब जब आपने न्यूक्लियोफाइल CN माइनस लिया तो पता है क्या होगा? जैसे ही, यानी कि आप इसको इस तरह से देखिए, जैसे ही ये यहाँ पर इसके पास आने की कोशिश करेगा तो यहाँ क्या प्रेजेंट है? यहाँ क्या दिख रहा है आपको? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऊपर नीचे की नहीं? Yes, यस sir. सर। पाई डबल बॉन्ड बना हुआ है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऊपर भी है और नीचे भी है। CN क्या है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो जैसे ही ये इसके पास आ रहा है मॉलिक्यूल के पास, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ये क्या करना स्टार्ट कर देता है? इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। या फिर मैं ये बोलूंगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक वेरी वीक बॉन्ड है, यानी आप जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड से वीक बॉन्ड होता है क्या? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैसा है? बहुत वीक है। ये बात में किसी को कोई दिक्कत है जो मैं बोल रहा हूँ? नो सर। No, sir. CN माइनस जैसे ही इसके पास आएगा तो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पता है क्या होगा? वो पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। किस तरह से? कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी पे डेल्टा पॉजिटिव किसी पे डेल्टा नेगेटिव, इस तरह से वो क्या होगा? पोलराइज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे ही CN माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इंटरेक्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इंटरेक्ट करते ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूट जाएगा और वो क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। समझे? तो किसी एक कार्बन पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, दूसरे पे डेल्टा नेगेटिव। तो सपोज करो इस पे क्या आया? डेल्टा पॉजिटिव आया। क्या आया भाई? डेल्टा पॉजिटिव आया। और इस पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। समझे? तो CN माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर देखेगा
तो उससे जाके क्या कोशिश करेगा, अटैच होने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। Yes, sir. तो देखो हुआ क्या कि Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, वो जाके किससे अटैच हुआ, इससे जाके अटैच हुआ। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ये आगे की तरफ शिफ्ट हुआ और इसने क्या करा, Cl को एज अ लीविंग ग्रुप निकाल दिया। अब ये जो तीनों चीजें हुई हैं ये एक सिंगल स्टेप में होंगी, यानी ये कैसा मैकेनिज्म है, एक कंसल्टेड मैकेनिज्म है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. क्या हुआ, Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, जैसे ही वो पास आया उसने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर दिया, पोलराइज करने के बाद इस पे डेल्टा पॉजिटिव आया, डेल्टा पॉजिटिव आने की वजह से Cn क्या हुआ, इससे आके अटैच हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे शिफ्ट हो गया। क्लोरीन की टेंडेंसी कैसी थी, एक अच्छी लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी थी, तो Cl क्या हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ से निकल गया। और ये जो तीनों चारों काम हुए हैं ये कैसे हुए हैं, एक सिंगल स्टेप में हुए हैं। तो यहां से जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, यहां से जो मेरा बेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो देखो क्या यही होगा, CH3CH, इससे जुड़ा हुआ क्या, Cn, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यही प्रोडक्ट बनकर आ रहा है कि नहीं बनकर आ रहा है? Yes, sir. बोलिए। तो पता है ये जो पूरी मैकेनिज्म है जहां पर क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया और उसने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करा, इंटरेक्ट करने की वजह से एक डिफरेंट प्रोडक्ट जनरेट हुआ। इसी मैकेनिज्म को हम पता है क्या बोलते हैं, इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं SN2 डैश या फिर SN2 प्राइम। क्या बोला जाता है, इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, SN2 डैश या फिर SN2 प्राइम। तो आपने अभी क्या समझा कि ये किसके अंदर होगी, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर क्या पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए कि SN2 डैश होगी, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, Electron. है ना? तो इस ग्रुप को जो बोला जाता है, किस ग्रुप को, इस वाले ग्रुप को, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है इस ग्रुप को बोला जाता है एलाइल ग्रुप। इसको बोला जाता है क्या, एलाइल ग्रुप। इसलिए जो हमारी रिएक्शन है कौन सी वाली, SN2 डैश या फिर SN2 प्राइम, इसको हम लोग एक नाम और भी देते हैं। वो नाम क्या है, वो नाम है बेटा एलाइल सब्स्टिट्यूशन। तो एलाइल कंपाउंड्स के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। और वो डिफरेंट प्रोडक्ट किस तरह से बनना है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये किससे बना है, एक बना है SN2 से और दूसरा बना है कैसे, SN2 डैश से। बस आपको इतनी ही बात याद रखनी है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वजह से, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वजह से, यानी जब वो अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, टूट जाएगा और आगे बढ़ेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होगा भाई, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। Cn आया, पाई बॉन्ड टूटा, आगे बढ़ा, एक लिविंग ग्रुप लेकर, मतलब लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेके लिविंग ग्रुप छोड़ के चला गया। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, बोलते क्या है, मतलब जो किस मैकेनिज्म से बनता है उस मैकेनिज्म को बोलते हैं SN2 डैश। तो आपने क्या देखा था, SN2 देखा था, SN2 डैश देखा था। ऐसे ही एलिमिनेशन के दिन याद करो, एक छोटी सी एलिमिनेशन होती थी, उसका नाम क्या होता था जरा बताओ। अरे कुछ याद आ रहा है, सब गायब है। भैया एलिमिनेशन नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं अभी डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। तो जरा आगे देखिए, CH3Cl है, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ही है ये एक तरह से। इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और मैं सॉल्वेंट ले लेता हूँ आपकी पसंद का HMPA। तो ये रिएक्शन कौन सी कराएगा,
SN2 कराएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, CH3OH प्लस Cl माइनस। बोलो, इसका जो रेट ऑफ Yes. रिएक्शन था वो R1 था, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन था जो क्या था, R1 था। फिर से आपका CH3Cl है, आपने एक और दूसरा न्यूक्लियोफाइल लिया, जैसे कि कौन सा, SH माइनस। सॉल्वेंट कंडीशन सेम रखी हैं क्या, HMPA ही लिया है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या कराएगा, SN2 कराएगा, क्योंकि आप जो एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं वो भी कैसा है, एक मिथाइल हैलाइड है। ठीक है जी। तो इसके केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल कर आएगी वो R2 होगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपली CH3SH बनेगा, और जो निकलेगा वो Cl माइनस है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भैया कमेंट करिए रेट ऑफ रिएक्शन पे, क्या R1 R2 से ज्यादा होगा, क्या R2 R1 से ज्यादा होगा, क्या R1 R2 के बराबर होगा, या आप कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। बहुत आसान सवाल है, सोचिए। ऑप्शन ए। R1 क्या R2 से रीजन है बताओ, ज्यादा हो। क्या रीजन लग सर रहा है। एप्रोटिक सॉल्वेंट में मतलब OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहता है, स्मॉल साइज है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर से अटैच होने की स्पीड को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सिंपली क्या कंपेयर करनी है, क्या कंपेयर करनी है भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है। तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है किसके अंदर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। तो आप जानते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर OH माइनस और SH माइनस में आपसे बोला जाए कि क्या कंपेयर करिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करिए, तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, OH माइनस की SH माइनस, OH माइनस। OH. OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। और आपने देखा था कि रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, न्यूक्लियोफिलिसिटी के। भैया एक स्टेप की तो ही रिएक्शन थी ये, कि नहीं, वन स्टेप रिएक्शन थी। तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा उसका रेट ज्यादा, यानी OH माइनस और SH माइनस जब आप ले रहे हैं तो यहाँ पर रेट R1 है, यहाँ पर रेट R2 है। इन द केस ऑफ OH माइनस रेट is your R1, and in the case of SH minus your rate was R2. So definitely you can say that R1 is greater than R2, कह सकते हैं कि नहीं। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, अब इसी का ही एक एक्सटेंशन क्वेश्चन करते हैं, जरा बताइए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, यानी आपको सिंपली ये बताना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है। मैं रिएक्शन आपके लिए लिख देता हूँ। बताइए जरा ये दोनों। फर्स्ट में फॉरवर्ड शिफ्टेड एंड सेकंड में बैकवर्ड शिफ्टेड। कैसे बता रहे हैं बताइए, क्या कंपेयर कर रहे हो। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। अरे पहली चीज तो मुझसे ये पूछोगे ना सर कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया है,
सॉल्वेंट पे भी तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि रिएक्शन क्या होगी। पहली चीज तो चलो आपने फेवरेबल ले ली कि मिथाइल हैलाइड ले लिया, OH माइनस इस पे नेगेटिव चार्ज है तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया। आपने सॉल्वेंट लिया पोलर एप्रोटिक सपोज करते हैं, तो ये जो रिएक्शन है वो क्या दे रही है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है। तो SN2 मैकेनिज्म में आपको बताना था कि क्या बताना था कि ये फॉरवर्ड शिफ्टेड है कि बैकवर्ड शिफ्टेड है। तो कैसे बताएंगे, उसके लिए क्या कंपेयर करोगे? बेटा क्या कंपेयर करोगे उसके लिए? न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करोगे ना? Yes, sir. न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर किस किस की न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है मुझे? इनकी कंपेयर करो, एक OH माइनस है एक Cl माइनस है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, इस रिएक्शन में रिप्लेस कर रहा है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, OH माइनस, और जो Cl माइनस निकला है वो भी तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह निकला है। और आप जानते हो कि कोई भी रिएक्शन जो है वो वीक एसिड वीक बेस की तरफ फेवर करती है। तो जरा चेक करो, OH माइनस Cl माइनस से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और ये कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो रिएक्शन है वो किसकी तरफ फेवर करेगी, फॉरवर्ड की तरफ फेवर करेगी। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। अरे बिल्कुल, कल यही तो बताया था कि एक तरह से किस तरह की रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होती है, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और जब भी रिप्लेस करेगा तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाएगी। अब सेकंड वाले के अंदर कंपेयर करो। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे मैं ये बोलूं कि कंपेयर करना जरा न्यूक्लियोफिलिसिटी को किसके अंदर, न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करो किसके अंदर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में से सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी? आयोडीन। धन्य हो प्रभु आप लोग। न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल की पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे टकराने की, अटैच होने की टेंडेंसी, या फिर उसका रेट वो कितनी फास्ट या स्लो जाकर पॉजिटिव सेंटर से अटैच हो जाता है। तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो जाके सबसे आसानी से अटैच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और आपने सॉल्वेंट कैसा लिया है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, तो इसको ये क्या नहीं करेगा, सराउंड नहीं करेगा, तो इसका साइज नहीं बढ़ाएगा। तो इन सब में सबसे छोटा जिसका साइज होगा वो सबसे तेज जाकर किससे अटैच होगा, पॉजिटिव चार्ज सेंटर। पॉजिटिव चार्ज सेंटर से। अब जरा बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी है? क्लोरीन। फ्लोर क्लोरीन। और इससे भी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है किसकी, OH माइनस की। अब जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब OH माइनस था, क्या था, OH माइनस था और Cl था। तो OH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी थी, ज्यादा थी एज कंपेयर टू Cl। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब जरा सेकंड वाले केस में देखना बेटा, सेकंड वाले केस में देखो, Cl माइनस और OH माइनस में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? अब देख के तो बता दो कम से कम। OH। OH फाइव। Cl माइनस, हाँ। तो OH माइनस कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू Cl माइनस। ये क्या हुआ, एक वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ एज कंपेयर टू OH माइनस। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 कि लेस देन 1?
बेटा लेस देन 1 आएगा ना? लेस देन Yes, sir. 1। ठीक है, चलिए इसी को ही कॉन्सेप्ट बनाते हुए जरा अब इसका बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर देना, ठीक है? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसी को ही कॉन्सेप्ट बनाओ और जरा इसका आंसर देके बताओ कि CH3 CH Cl CH3 F माइनस अगर SN2 रिएक्शन करता है और बनाता है CH3 CH3 यहाँ अकेला क्या फ्लोरीन और निकल गया Cl और एक और ले लो चलो, CH3 CH2 Cl plus I minus gives CH3 CH2 I लग जाएगा और Cl। अब जरा C और D का बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर दो। इवन तुम्हारे लिए मैंने ऑर्डर तक लिख रखा है, अब सही सही आंसर देख के बताना कि जो F माइनस है और जो Cl माइनस है, इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अच्छी है? F माइनस। F माइनस की, यानी एक कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही जरा I माइनस और Cl माइनस में न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करके बताओ। Cl माइनस। Cl minus. Cl माइनस कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू I माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग 10th क्लास में क्या देखते थे कि हाईली रिएक्टिव मेटल कंपाउंड में लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। वैसे ही इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं बेटा? Strong क्या nucleophile, चीज weak देखते हैं? nucleophile को replace कर बस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को अगर रिप्लेस कर रहा है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो इस वाले केस में, सी वाले केस में आपने क्या देखा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने एक वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो ये रिएक्शन कैसे जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 1 की स्मॉलर स्मॉलर देन 1? greater than ग्रेटर देन 1। और सेकंड वाले केस में क्या देख रहे हो, सेकंड वाले लेस केस में ये देन। देख रहे हो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा कैसा रहेगा, स्मॉलर देन 1। समझे कि नहीं समझे? यस सर। yes sir. अब अच्छा एक और कॉन्सेप्ट लो, तो ये बताओ कौन बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी ये कह सकते हैं कि जो एक बेहतर बेस है वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा, कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। अरे उसको पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे जोड़ना है और सेकंड केस में क्या करना है, H प्लस को निकालना है। तो दोनों ही केस में उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रहनी चाहिए। क्यों भाई? तो एक स्टेटमेंट लिखिए कि बेटर दी बेस बेटर दी न्यूक्लियोफाइल। अब तो ये अगर मतलब आपसे बोला जाए, हाँ पोलर एप्रोटिक में ना हो क्या भाई, ये कहेंगे। बिल्कुल सर ये सारी सिर्फ कहानी पोलर SN2 ए। की चल रही है तो पोलर एप्रोटिक में ही चल रही है। ओके। अब आपसे ये बोला जाए, जरा कंपेयर करके बताओ Cn माइनस और NH2 माइनस में, क्या कंपेयर करके बताओ, बेसिसिटी कंपेयर करके बताओ। तो फटाफट से आप इनके क्या बना लोगे, कॉन्जुगेट एसिड। तो इसका क्या बनेगा SCN, इसका क्या बनेगा भाई NH3। तो SCN और NH3 में, SCN और NH3 में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? HCl। HCl। SCN की ज्यादा रहेगी। तो Cn माइनस और NH2 में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा रहेगी? NH2 माइनस। NH2 माइनस की रहेगी। तो बेसिसिटी का अगर ये ऑर्डर है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, यही रहने वाला है कि नहीं? यस। yes sir. यही रहने वाला है। तो अभी तक आपको मैंने कितना, 4 क्वेश्चन करा दिए थे।
जरा इसको करना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए कि अगर दे रखा है क्या CH3 CH2 NH2 और इसकी रिएक्शन कराई जाए Cn माइनस के साथ, तो ये क्या बनाएगा CH3 CH2 Cn प्लस NH2 माइनस। बैकवर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? लेस देन सारी बच्चा पार्टी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि यहाँ कौन है? यहाँ Cn माइनस है और यहाँ कौन है? NH2 माइनस है। Cn माइनस और NH2 माइनस में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी ज्यादा है? NH2 माइनस की। तो ये कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ। ये कैसा हुआ? एक वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर्टेनली कैसा आएगा? लेस देन 1 आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन से आपको बस ये दिमाग में बैठाना है कि भाई रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इस बात पर डिपेंड कर रही है कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा है। यानी बेसिक बात वही क्लास 10th वाली मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि वो आप बहुत लाइटली उस समय पढ़े होते हो, तो यहाँ भी वो चीज एप्लीकेबल है। वहां पर मेटल था, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। और या फिर आप इसको इस तरह से याद रखो कि कोई भी रिएक्शन क्या कहाँ फॉरवर्ड मतलब कहाँ फेवरेबल होती है? जब वो प्रोडक्ट में क्या दिखाए? वीक एसिड्स या फिर वीक बेसिस दिखाए या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल दिखाए। ठीक है कि नहीं? यस सर। चलिए, इतनी बात समझने के बाद SN2 आपकी यहाँ पर समाप्त होती है, SN2 डैश भी यहाँ पर समाप्त होती है। SN2 डैश में क्या होगा जरा फटाफट से बताओ? SN2 डैश की क्या खासियत थी कि ये वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगी? एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप के अंदर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं SN1 मैकेनिज्म। अगर आप SN2 मैकेनिज्म ढंग से समझ गए हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको SN1 मैकेनिज्म में कोई भी दिक्कत होगी। और मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही ये बात बता दिया था कि बेटा ये सब चीजें, ये डिफरेंट मैकेनिज्म इसलिए ही आ रही हैं कि आपका जो लीविंग ग्रुप है और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो किस तरह से अटैक कर रहे हैं। क्या वो साथ साथ अटैक कर रहे हैं? क्या लीविंग ग्रुप पहले निकल जा रहा है और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बाद में अटैक कर रहा है? जो न्यूक्लियोफाइल है क्या वो पहले अटैक कर दे रहा है, लीविंग ग्रुप बाद में निकल रहा है? तो इन सारे पैरामीटर्स पे ही ये सारे मैकेनिज्म क्या है? डिपेंडेंट है। तो SN2 में आपने क्या देखा था कि जो आपका लीविंग ग्रुप है और जो आपका क्या है न्यूक्लियोफाइल है वो कैसे हैं? साइमल्टेनियसली परफेक्टली सिंक्रोनाइज वे में क्या कर रहे हैं? एक तरफ से अटैक हो रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है, लीविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है। उन दोनों के मोशन के अंदर कोई भी लीड नहीं है, कोई भी लैग नहीं है। जो मोशन है वो एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड मोशन है। ये बात क्लियर है कि नहीं? उस परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड मोशन की वजह से जो मैकेनिज्म निकल कर आ रहा था उस मैकेनिज्म को मैंने क्या बोला था? SN2 मैकेनिज्म बोला था। और वो कितने स्टेप में मैकेनिज्म हुआ था? वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में मैकेनिज्म हुआ था। बोलो। यस सर। अब सेम कहानी फिर से दोहराते हैं कि अगर इसके सर पर जो 1 लिखा हुआ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बेटा कितनी रहेगी? 1। 1 रहेगी। तो इसका नाम होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि कहने का मतलब वहां मॉलिक्यूलरिटी 2 थी SN2 के अंदर, SN1 के अंदर मॉलिक्यूलरिटी जो रहेगी वो 1 रहेगी। मॉलिक्यूलरिटी के साथ साथ इसका ऑर्डर भी जो रहेगा बेटा वो भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब जरा ये बताओ, जो आपकी SN2 मैकेनिज्म थी वो कितने स्टेप में हो रही थी? 1 सिंगल 1 स्टेप। स्टेप में हो रही थी, बिल्कुल। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये कितने स्टेप में होगी? ये 2 स्टेप में होगी। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, यानी या फिर बोलेंगे ये 2 स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। अब जरा ये सोच के बताओ कि पहली वाली जो रिएक्शन थी SN2 जो मैकेनिज्म थी वो सिंगल स्टेप में हो रही थी, तो डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। क्या बन रही थी बेटा? डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। अब जब ये 2 स्टेप में होगी तो क्या इसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा कि नहीं होगा?
होगा यस सर। सर। बिल्कुल होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। आपको जब जीओसी पढ़ाई गई होगी तभी बताया गया होगा कि इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में क्या फर्क होता है। यानी कि बस बेसिक बात यह है कि उसकी जो शेल्फ लाइफ बोलते हैं कि वो इंटरमीडिएट की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। तो भाई SN2 के अंदर आपने देखा, क्या देखा था कि जो लीविंग ग्रुप है वो एक तरफ से छोड़ के जा रहा है और पीछे से कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और दोनों कैसे हैं, एक साथ हो रहे हैं। लेकिन जो बेटा पता है SN1 मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहले लीविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो यस दोनों सर। में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इस रिएक्शन के अंदर पहले कौन जाता है, पहले लीविंग ग्रुप छोड़ के चला जाता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। इतनी सारी बातों में किसी को कोई दिक्कत? SN1 मैकेनिज्म की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, ऑर्डर 1 है, 2 स्टेप रिएक्शन है, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। और SN2 से ये सिर्फ इस बात से डिफरेंट है, यानी इसका मैकेनिज्म पूरा डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर दोनों चीजें एक साथ हो रही थी, यहाँ पर पहले लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा और न्यूक्लियोफाइल बाद में ऐड होगा। ठीक है जी। यस। तो फटाफट से इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है कि फर्स्ट लिविंग ग्रुप्स लीव्स। तो आपका कोई एक क्या दे रखा है, एल्काइल हैलाइड है, उसमें सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहा होगा, नो डाउट अबाउट दैट। और इसमें सबसे पहले क्या होगा भाई, लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाएगा। क्या होगा, लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाएगा, और जैसे ही लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा तो क्या बनेगा, R प्लस प्लस एक्स माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। यस सर। और जो आपका R प्लस है बेटा, यही तो एक कार्बोकैटाइन है, मतलब इसी को ही तो आप कार्बोकैटाइन कहते हो। तो SN1 ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है। तो याद करो एल्कीन के दिन की ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर कार्बोकैटाइन फॉर्म होता था, क्या वो अपने आप को रीअरेंज करके मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा, खुद सोच के बताओ। यस सर आए। यस सर। बिल्कुल आएगा। तो पहले स्टेप में आपका कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा, और सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकैटाइन फॉर्म हुआ है, इससे आके कौन अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल आकर इससे अटैच होने की कोशिश करेगा। किस तरह से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको दे देगा, R प्लस को दे देगा, यानी कि कार्बोकैटाइन को दे देगा। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इससे आके क्या हुआ, फाइनली जुड़ गया। अरे समझे कि नहीं समझे क्या हुआ है? यस सर। अब आपको अगर अल्टीमेटली देखना है क्या हो रहा है, तो आप क्या करिए, इन दोनों स्टेप को ऐड करके लिखिए, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा क्या हुआ। क्या आप देख पा रहे हैं, RX है, उसमें क्या हुआ, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये और ये। तो इधर क्या बचा, न्यूक्लियोफाइल आया, और फाइनली हमें क्या मिला, RNU मिला, और यहां से कौन निकल गया, X माइनस निकल गया। बेटा जी देख पा रहे हैं? तो मैंने जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा था, तो क्या ये उसी जनरल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो कर रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, बोलो। यस सर। अब आप खुद सोच के बताओ, मतलब एक, मतलब खुद सोचो कि यहां पर इस लीविंग ग्रुप को छोड़ के जाना है, और यहां पर इस न्यूक्लियोफाइल को एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर से क्या होना है, अटैच होना है। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेप स्लो होगा और कौन सा स्टेप फास्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव फटाफट से अटैच होंगे, वो स्लो स्टेप फर्स्ट है या वो फास्ट सर। स्टेप है? फर्स्ट स्टेप स्लो होगा ना। रीजन क्या है कि भैया यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है। और यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो ये कैसा स्टेप है बेटा, फास्ट स्टेप है। ठीक है। अब आपको अगर बॉन्ड ब्रेक कराना है, कौन सा वाला, R और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक कराना है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी,
यस सर Yes, sir. देनी पड़ेगी ना। तो ये जो आपका इस रिएक्शन का पहला स्टेप होता है वो कैसा स्टेप होता है? वो एक एंडोथर्मिक स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है बेटा? एंडोथर्मिक स्टेप होता है। और आप सेकंड स्टेप में देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सेकंड स्टेप इस रिएक्शन का कैसा है? एक्सोथर्मिक है। इस बात में किसी को कोई शंका डाउट ठीक है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और ये भी हम कहते हैं, मतलब कहते क्या है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है कि ये ओवरऑल रिएक्शन जो रहती है वो एक्सोथर्मिक रहती है। ठीक है। अब इस रिएक्शन का पहला स्टेप स्लो स्टेप था और ये स्टेप फास्ट स्टेप था। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा? Step 1, sir. स्टेप 1 आपका क्या रहेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। ठीक है। जब आपने इतनी बात समझ ली तो जरा ये देख के बताइए, क्या देख के बताइए कि अगर आपसे बोला जाए कि इस एक्सप्रेशन का यानी इस रिएक्शन का रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के टाइम्स स्लो स्टेप में सिर्फ और सिर्फ कौन है? सबस्ट्रेट Substrate. टू दी पावर 1। क्या कोई न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या स्लो स्टेप में हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक चीज और बताइए कि जो आपका स्लो स्टेप है उसमें कितनी स्पीसीज इन्वॉल्व है? एक सिंगल स्पीसीज इन्वॉल्व है ना, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगी? 1. अब जिन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 रहती है, जिन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 रहती है, जरा उनके बारे में बताना, वो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, उन्हें एनर्जी कहां से मिलती है? Vibration about own axis के. बस ठीक। तो मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो ऑर्डर भी क्या रहेगा इसका? 1 रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया था? SN1 रिएक्शन बोला गया है। ठीक है। अब जरा ये देखो कि आपने अभी तक क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने पास गैदर कर ली कि जो आपकी SN1 रिएक्शन है वो एक कैसी रिएक्शन है? टू स्टेप रिएक्शन है बेटा। टू स्टेप रिएक्शन है जिसका पहला स्टेप कैसा है? एंडोथर्मिक स्टेप है। और पहले ही स्टेप में क्या बनना है? कार्बोकैटायन बनना है। और सेकंड स्टेप कैसा है? एक्सोथर्मिक स्टेप है। और ओवरऑल रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। तो क्या आप इतनी इंफॉर्मेशन से इसका एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ कर पाएंगे? क्या ड्रॉ करना चाहते हैं हम इसका? एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करना चाहते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं हम इतनी इंफॉर्मेशन के साथ। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास? फिर से सुनो कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि मेरा जो पहला स्टेप है वो कैसा है? एंडोथर्मिक है। और पहला स्टेप कैसा है? स्लो स्टेप है। अगर ये पहला स्टेप स्लो स्टेप है तो इसकी काइनेटिक वो एक्टिवेशन एनर्जी कैसी रही होगी? भैया स्लो स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी कि नहीं? यस सर। यस सर सेकंड स्टेप आपका कैसा है? फास्ट स्टेप है, यानी कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी रही होगी? कम रही. और पहला स्टेप आपका एंडोथर्मिक स्टेप है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कैसी रही होगी? ज्यादा रही होगी, कम रही होगी? कम होगा. और सेकंड स्टेप आपका कैसा है? एक्सोथर्मिक है। ठीक है। तो जरा देखो इसका जो एनर्जी प्रोफाइल आप ड्रॉ करेंगे क्या कुछ इसी तरह से दिखेगा कि यहाँ पर, अगर मैं चलो यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था और ओवरऑल रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक। कुछ इसी तरह से मेरा एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ होगा। बोलो Yes, sir. क्या देख रहे हो कि इसके रिस्पेक्ट पे देखोगे तो ये आपकी फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी, और इसके रिस्पेक्ट पे देखोगे तो ये आपकी सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी पहली एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है? पहली वाली एक्टिवेशन बेटा एनर्जी कैसी है? ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड वाली। तो ये स्टेप कैसा हो गया? स्लो स्टेप हो गया। ये स्टेप कैसा हो गया? फास्ट स्टेप हो गया। और मैंने आपको लास्ट मतलब जब एलिमिनेशन पढ़ाया था तब भी बताया था कि एनर्जी प्रोफाइल के अंदर अगर इस तरह का एनर्जी वेल आ रहा है तो वो एनर्जी वेल किसको रिप्रेजेंट करता है? Intermediate इंटरमीडिएट functions. एनर्जी
इंटरमीडिएट को। तो ये एनर्जी वेल इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि दो मैक्सिमा के बीच में जो मिनिमा आ रहा है इस ग्राफ के अंदर, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो बेसिकली होगा कौन, जो इंटरमीडिएट बना है वो कौन है? वो कार्बोकैटाइन बना है। समझे कि नहीं समझे? कार्बोकैटाइन R प्लस और X माइनस बने। बोलिए। Yes, sir. ये एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 1, ये एक्टिवेशन नंबर एनर्जी 2। यहाँ जो बने वो R प्लस प्लस X माइनस थे, यहाँ आपका RX था, यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका है RNU, और निकल गया कौन? X माइनस। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी प्रोफाइल हो गया। अब जब आपने ये देखा कि इस रिएक्शन के अंदर क्या बनना है? कार्बोकैटाइन बनना है। तो आप ये बताओ कि ऐसी रिएक्शन किसी के अंदर भी अगर कार्बोकैटाइन बनता है तो वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? क्योंकि कार्बोकैटाइन बनना है तो भाई वो अपने आप को रीअरेंज करेगा ना, और किस पोजीशन में आना चाहेगा? अपनी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आने की कोशिश करेगा। ये तो हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, तो इसको लिख भी लेते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन टेक्स प्लेस। जबरदस्ती नहीं कराओगे, इफ पॉसिबल। इसके बाद देखिए, बहुत छोटा सा पार्ट है। जैसे उसके फैक्टर्स देखे थे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो SN2 की रेट को इफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो E1 के रेट को इफेक्ट करते हैं, E2 के रेट को इफेक्ट करते हैं। वैसे ही देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 की रेट को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अच्छा, याद करके बताओ, SN2 जब पढ़ रहे थे तो सबसे पहला पैरामीटर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट था, और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में आपने क्या पढ़ा था? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ही पढ़े थे ना? यस Yes, sir. बोलो। तो यहाँ क्या आप स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे? क्या लगता है? नो सर। यहाँ पर हम स्टेरिक हिंड्रेंस की कोई बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक बात की बात करेंगे, वो क्या है कि भैया ये स्टेप आगे इसलिए ही गया क्योंकि यहाँ पर क्या बनना था? कार्बोकैटाइन बनना था। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में बस आपको एक बात याद रखनी है कि जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा, जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा, उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ SN1 रहेगी। और आप किसकी बात नहीं करोगे? स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं करोगे। और मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं, मुझे बस एक सेकंड का टाइम दीजिए। पहले ये लिख लीजिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ SN1 भी क्या होगा? दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इसको एक्सप्लेन करने की तो मेरे को नहीं लगता जरूरत है। आप खुद ही देख रहे हो कि अगर इस R प्लस की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही ये रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड में जाएगी। तो स्लो स्टेप जितना फास्ट होगा तो ओवरऑल रिएक्शन भी उतनी फास्ट होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस स्लोएस्ट स्टेप। तो ये स्लो स्टेप जितना फास्ट होगा उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी मेरी। तो यानी कि ये जो R प्लस बनना है, जो कार्बोकैटाइन बनना है, ये जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा, उतनी ही रिएक्शन मेरी कैसी होगी? ज्यादा तेज होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि बस बैठ के सुन रहे हो? यस सर। समझ रहे. तो चलो देखो फटाफट से कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। ठीक है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो मैं आपसे अभी तक जिक्र कर रहा था। क्या जिक्र कर रहा था? स्टेरिक हिंड्रेंस का।
क्या भैया स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने बोला SN1 के केस में क्या नहीं करेगा, उतना आपको फर्क डालेगा नहीं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि SN2 की जो रेट थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी स्टेरिक हिंड्रेंस के। क्या यहाँ भी उस तरह की कोई बात है, या फिर यहाँ पर हम स्टेरिक हिंड्रेंस का जिक्र ही नहीं करेंगे? तो उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जरा देखिए। कि ये मेरा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ एक लिविंग ग्रुप, एक बॉन्ड प्लेन में, एक आउटसाइड दी प्लेन और एक इनसाइड दी प्लेन। और चलो इसको ABD नाम दे देता हूँ, ठीक है। चारों के चारों ग्रुप कैसे हैं, अलग है। अब जब ये बताओ क्या बनेगा, SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहला काम क्या होता है, X जाके क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है कि नहीं कार्बोकेटाइन। बनता है? हाँ। तो कार्बोकेटाइन सबसे पहले बनाओ। तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा बनेगा कि यहाँ कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ A, इससे जुड़ा हुआ B, और यहाँ क्या है, D, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये आपने बना दिया क्या, कार्बोकेटाइन। अब बेटा जी जरा ये बताइए, ये जो कार्बोकेटाइन बनना है, तो कार्बोकेटाइन का शेप मैंने आपको क्या बताया, कैसा होता है? डायगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होता है कि नहीं होता है? यस सर। बोलो। तो यानी कि ये जो पूरा कार्बोकेटाइन है ये किस में एग्जिस्ट करेगा? बोलिए, किस में एग्जिस्ट करेगा? एक प्लेन में एग्जिस्ट एक प्लेन। करेगा। और इसका जो पी ऑर्बिटल होगा वो कैसे होगा, इस प्लेन के इनसाइड और आउटसाइड होगा। बोलो, ये क्या है? ये है वेकेंट पी ऑर्बिटल। अब जब आपके पास कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। कौन है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है। उस न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन कहाँ देने हैं, इस पी ऑर्बिटल में ही तो देने हैं। वो यहां से भी दे सकता है और वो यहां से भी दे सकता है। बोलो। यस। लेकिन जब आप SN2 मैकेनिज्म पढ़ते थे तो क्या समझते थे कि ये जो X है इसके पीछे इसका वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार, और जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो बैक अटैक ही करेगा। लेकिन क्या इसके अंदर इस तरह की कोई कहानी आपको देखने को मिल रही है? नो सर। तो जब ये यहीं से अटैक करेगा तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये कितने बड़े ग्रुप्स हैं, और वो न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे, आने के लिए रोकेंगे। लेकिन जब ये एक प्लेन में एग्जिस्ट कर गए और जो पी ऑर्बिटल है वो इनसाइड और आउटसाइड दी प्लेन है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल को इफेक्टिवली कुछ भी हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है स्पेस के अंदर? नो सर। और ये क्यों नहीं हो रहा है उसको हिंड्रेंस? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो आपका कार्बोकैटायन बना है वो बेटा कैसा है, ट्रायगोनल वो एक प्लेन। प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है जिसका पी ऑर्बिटल इनसाइड और आउटसाइड दी प्लेन है। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, जरा बताइए। इतनी कहानी समझने के बाद ये लिखिए कि जो आपकी रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है, आप खुद सोच के बताइए, वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस है कि डिपेंडेंट ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस है? इंडिपेंडेंट। लिखो, रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस SN1 रिएक्शन में किस तरह से इफेक्ट नहीं करता है वो क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक पैरामीटर देखना है, वो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। क्या चेक करने के लिए, क्या जज करने के लिए, रेट ऑफ SN1 को चेक करने के लिए व्हेन यू आर एनालाइजिंग द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो जब आप इतनी बात समझ गए हैं तो जरा कुछ क्वेश्चंस करिए।
इन चारों में बताइए। ये आपका हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। इन चारों में बताइए। 2 1। क्लियर है ना? क्या रीजन हो रहा है भैया? जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन आपकी इंक्रीज कर रही है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन इंक्रीज करने की वजह से जो आपका रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए 3 डिग्री की 2 डिग्री से, 2 डिग्री की 1 डिग्री से और 1 डिग्री की मिथाइल हैलाइड से ज्यादा होगी SN1 की टेंडेंसी। ठीक है, बोलो। Yes, sir. और SN2 के अंदर क्या ऑर्डर आता था? अपोजिट SN2 के अंदर क्या ऑर्डर आता था? अपोजिट था। डिक्रीजिंग। इसका उल्टा। चलिए जरा इसको करके बताइए। इन दोनों के बीच में जरा रेट ऑफ SN1 कंपेयर करिए। तो इन दोनों के बीच में जब रेट ऑफ SN1 कंपेयर करने की बात होगी तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इससे बनने वाला क्या बना लीजिए, कार्बोकैटाइन बना लीजिए, और इससे बनने वाला कार्बोकैटाइन बना लीजिए, और इन दोनों कार्बोकैटाइन की क्या करिए, स्टेबिलिटी को कंपेयर करिए। तो आप क्या देखेंगे कि इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? सेकेंड वाले। सेकंड वाले की, क्योंकि सेकंड वाले के अंदर क्या हो रहा है, मतलब कोई कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है क्या? कौन सा कॉन्जुगेशन यस दिखाई दे सर, रहा है? हाई पॉजिटिव। 5 positive. पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है। तो इसके कारण सेकंड वाले कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो देयरफॉर रेट ऑफ SN1 किसकी ज्यादा रहेगी, सेकंड वाले की ज्यादा रहेगी। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Yes, sir. चलो देखते हैं कि कितनों को याद है, ये GOC में मैंने ही क्वेश्चन कराया हुआ है। इसमें और इसमें कंपेयर करके बताइए कि SN1 कौन ज्यादा देगा। बताना भाई। फर्स्ट। क्यों? फिर उसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। याद आ गया, याद आया कुछ कि एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो कर रहा है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से रिजोनेंस को भी क्या कर जाता है, कंपनसेट कर जाता है। यानी कि यही वो एक 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है जो बेंजाइल कार्बोकैटाइन से ज्यादा क्या होता था, स्टेबल होता था। इसलिए GOC को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए, थोड़ा सा जीवन आपका आसान रहेगा। इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इस कारण इसका रेट ऑफ SN1 भी ज्यादा होगा। बोलो। एक और पुराने जमाने की बात करते हैं, जरा देख के बताओ। ये तो कल ही करा था, चलो। इन दोनों में कंपेयर करके बताओ। फर्स्ट वाला। कैसे? इसका जो कार्बोकैटाइन बना वो ये बना, और इसका जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो क्या बनेगा, इससे CH2 पॉजिटिव यहाँ लगा हुआ बेंजीन। बोलो, यही है ना? अब इन दोनों की Yes, sir. स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे तो इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, पहले वाले के अंदर पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। यानी कि जो बेंजीन रिंग है वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी। क्या बेंजीन रिंग इस पॉजिटिव चार्ज को किसी भी तरह से स्टेबलाइज कर पाएगी? No, sir. नहीं कर पा रही है।
लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या वो इसको स्टेबलाइज कर रही है? यानी यहाँ ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन्स तो रहे ही होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, ये तो कर सकते हैं ना, या फिर इस तरह से छोड़ो, ऐसे देखो, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जाके इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर ये ऐसा करेंगे, अगर ये ऐसा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड CH2, और बेटा ऑक्सीजन पे क्या आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। चार्ज आएगा। मैंने आपको तब भी बताया था कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। तो ऑक्सीजन का अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है तो ये क्या इस तरह से रेजोनेंस में जाएगा? नो सर। नो। नहीं जाएगा। तो ये जो आप रेजोनेंस दिखा रहे हैं, ये रेजोनेंस क्या है, होगा ही नहीं इस तरह से, क्योंकि ये जो आपका पर्टिकुलर स्पीसीज बनकर आ रहा है, ये कैसा है, ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है। ठीक है, ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है। रीजन इज कि ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। याद रखना, ये बहुत बार करे थे हम लोग इस तरह की चीज। तो ये इफेक्टिव रेजोनेंस बेसिकली नहीं है। तो कुल मिलाकर फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी कैसी है, ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। देयरफॉर अगर आपसे कंपेयर करने को बोला जाए इन दोनों में रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को कंपेयर करिए, तो आप देखेंगे कि पहले वाले का रेट ऑफ SN1 ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस किस तरह से अपना पिक्चर प्ले नहीं कर पा रही है, बिकॉज जो कार्बोकेटाइन बनना है वो एक प्लेनर है, उसका p ऑर्बिटल इनसाइड और आउटसाइड दी प्लेन है, और न्यूक्लियोफाइल को उसी के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। इतनी बात मेरे को लग रहा है समझ में आ गई होगी। और स्टेरिक हिंड्रेंस SN1 रिएक्शन के अंदर कोई भी पिक्चर प्ले नहीं करता है। सेकंड देखिए, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब कुछ लॉजिकल बातें करके बताना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाना, तो आंसर आपके पास खुद आ जाएगा। अब बेटा मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आप खुद बताओ कि आपने क्या करा, एक सॉल्व मतलब एक बीकर लिया होगा, उसके अंदर RX डाल दिया होगा, अपना सबस्ट्रेट डाल दिया होगा, न्यूक्लियोफाइल डाल दिया होगा। अगर आप ये सोचो कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डालते, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डालते तो क्या कभी वो एक्स को निकलने देता और बाद में खुद जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता? अरे नो इसका सर। मैकेनिज्म क्या था कि पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, बाद में आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अगर ये हम ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो वो क्या कभी भी एक्स को ऐसे ही आराम से निकलने देगा और आराम से इंतजार करेगा, पहले मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, पहले ये पूरा निकल जाए, कार्बोकेटाइन बन जाए, तब मैं आता हूँ इस पर अटैक करूंगा? तो कभी भी एक गुड न्यूक्लियोफाइल इस तरह का काम होने देगा, या वो खुद ही जैसे ही देखेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पॉजिटिव सेंटर है, इस पर जाके अटैक कर देगा? यस सर। यस सर। यस सर की नो सर? तो हम कैसा लेंगे न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग की वीक? वीक। वीक। वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे। पहली चीज चलो समझ गए। अगर आप वीक न्यूक्लियोफाइल भी ले रहे हो और कह रहे हो कि सर हाँ वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेगा, तो अगर आप ये सोचो कि वीक न्यूक्लियोफाइल भी अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लिए, तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हो सकता है इसको क्या कर ले, सराउंड कर ले। ठीक है, और ये एक्स का निकलने का प्रोसेस क्या हो, स्लो हो जाए, और वो इसको निकलने ही ना दे और खुद पहले ही अटैक कर दे। तो आपको कंसंट्रेशन कैसा लेना पड़ेगा? पहली चीज तो आप समझे कि वीक न्यूक्लियोफाइल लेना है। रीजन इज कि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तभी पहले एक्स निकलेगा, तब आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता तो क्या कर देता, पहले ही अटैक कर देता, जैसे कि कहाँ देखने को मिल रहा था, SN2 मैकेनिज्म में देखने को मिल रहा था। अगर सेकेंड पार्ट में ये कह रहा हूँ कि जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हो कि हम न्यूक्लियोफाइल जो लेंगे वो कैसा लेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, तो हम बात करते हैं उसके कंसंट्रेशन पे। तो हमें कंसंट्रेशन कैसा लेना पड़ेगा, हाई कंसंट्रेशन की लो कंसंट्रेशन? तो आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आप सपोज करो आप हाई कंसंट्रेशन ले लेते हो, तो वो RX को चारों तरफ से हो सकता है सराउंड कर ले, और अगर सराउंड कर ले तो इसके एक्स को निकलने ही ना दे। एक्स को ना निकलने दे, हो सकता है वो हाई कंसंट्रेशन की वजह से पहले ही अटैक कर दे एक्स के निकलने से। तो हम कंसंट्रेशन भी कैसा लेंगे?
लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखिए जरा कि क्या क्या बातें आपने समझी। आपने पहली चीज तो ये समझी, क्या समझी भाई, कि सबसे पहले हम कैसा न्यूक्लियोफाइल लेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे। कैसा न्यूक्लियोफाइल लेंगे बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे। और वही वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फेवर करेगा SN1 मैकेनिज्म को। ठीक है, और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बताया, वो कौन से होते हैं, जिन सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। और ऐसे ही वीक न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जिनके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, जैसे कि H2O, जैसे कि NH3, जैसे कि अल्कोहल ROH, जैसे कि RCOOH, जैसे कि RNH2, जैसे कि 2 डिग्री अमीन, जैसे कि 3 डिग्री अमीन, एक्सेट्रा। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। यस सर। तो मैंने आपसे पहली चीज बताई कि कैसा न्यूक्लियोफाइल लोगे, वीक की स्ट्रॉन्ग, तो आपने बोला वीक न्यूक्लियोफाइल। मैंने आपसे पूछा कि कंसंट्रेशन कैसा लोगे, हाई की लो, तो क्या आंसर आया आपका, लो। लो कंसंट्रेशन आया। तो लिखिए कि लो कंसंट्रेशन ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल, लो कंसंट्रेशन ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल बेटा फेवर करेगा किसको, SN1 मैकेनिज्म को। किसको फेवर करेगा, SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। और हम SN2 के लिए क्या लेते थे जरा बताओ, SN2 के लिए क्या लेते थे भाई, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाई न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेशन लेते थे, किसका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का। अब दिमाग में ये बातें बैठ रही हैं कि ये मैकेनिज्म कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द टाइप ऑफ कंडीशन इन विच द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। स्ट्रॉन्ग ले रहे हो तो पहले घेर लिया होगा, यानी कि कुल मिलाकर न्यूक्लियोफाइल का निकलना और सॉरी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और लिविंग ग्रुप का निकलना, उसके टाइमिंग के ऊपर ही ये सारी बातें चल रही हैं। और वो टाइमिंग किस कंडीशन में कौन सी टाइमिंग फेवर करेगी, वो आप डिस्कशन कर रहे हो। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करेगा किसको, SN2 मैकेनिज्म को। ठीक है, यस सर। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पढ़ लिए, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कर लिए। सेम सीक्वेंस में जरा ये बताइए, सॉल्वेंट किस तरह का लें, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होना चाहिए। पहली चीज तो क्लियर है ना कि पोलर सॉल्वेंट ही लगेगा, क्योंकि आपका क्या है, जो आपका स्लो स्टेप था उसमें क्या हुआ था, जो RX था वो डिवाइड होके क्या बना रहा है, R+ और X- बना रहा है। बोलो बेटा, यस सर। X- पे डेल्टा नेगेटिव है, R पे डेल्टा पॉजिटिव है, और इन पर क्या है, एब्सोल्यूट पॉजिटिव और एब्सोल्यूट नेगेटिव चार्जेस हैं। यही है। तो पहली चीज तो अगर मेरा पोलर मॉलिक्यूल है तो मैं सॉल्वेंट कैसा लूंगा, विदाउट एनी डाउट कैसा लूंगा, लाइक डिसॉल्व लाइक के रूल से पोलर सॉल्वेंट लूंगा। अब पोलर सॉल्वेंट में भी दो कंडीशन है, कि पोलर प्रोटिक लूं कि पोलर एप्रोटिक लूं। हाँ जी, बोलिए। यस सर। तो जब हम लोग SN2 मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे तो हमने कैसा सॉल्वेंट लिया था, पोलर एप्रोटिक लिया था, है ना। यस सर। अब जरा इसको देखो, अगर सेम तरह से अगर आप यूज करो, इफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, अगर हम क्या यूज करें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करें, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पास क्या होता है, एक ऐसा हाइड्रोजन होता है, यानी ऐसा हाइड्रोजन होता है, और ऐसा एक एलिमेंट होता है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। चलो एग्जांपल के तौर पे H2O ही ले लो, तो H2O के अंदर क्या होगा, H2 पर डेल्टा नेगेटिव, H2 पर डेल्टा पॉजिटिव, बस मैं यही कह रहा हूँ। तो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर एक जरूर ऐसा एलिमेंट होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, डेल्टा नेगेटिव,
और जरूर उससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन होगा जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव। अब आप रिएक्शन करा रहे हो, स्लो स्टेप आपने लिखा, तो देखो होगा क्या, होता क्या है कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं RX, जिसमें इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, और आपने सॉल्वेंट लिया कैसा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो X माइनस है, क्या है, X माइनस है, यानी X डेल्टा माइनस है, इससे आके कौन जुड़ना स्टार्ट होगा, H2O का कौन सा वाला पार्ट यूज आके जुड़ना स्टार्ट होगा, माइनस से प्लस वाला, यानी कि H2O की साइड से यहाँ पर इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। यस सर। और सिमिलर पैटर्न पर R प्लस से आके कौन जोड़ना स्टार्ट होगा, जरा बताना। ऑक्सीजन। पार्ट। ऑक्सीजन, जिसका डेल्टा नेगेटिव है जिसके ऊपर। अब ये कैसा इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन टाइप का इंटरेक्शन है कि रिपल्शन टाइप का अट्रैक्शन है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है ना। यानी कि आप ये देख रहे हो कि जैसे ही इसने मतलब वाटर ने RX को सराउंड करा, तो क्या आप ये कह सकते हो कि उसने RX की ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई होगी कि अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज कर गई। बोलो। यस सर। अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था उसकी स्टेबिलिटी को क्या करा, इंक्रीज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, जरा देखना, इसने इसकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करा ही है, लेकिन आपके प्रोडक्ट में कौन थे, कार्बोकैटाइन था, और कौन प्रेजेंट था, एक X माइनस प्रेजेंट था। क्या R प्लस और X माइनस को भी आके ये क्या करना स्टार्ट करेगा, सराउंड करना स्टार्ट करेगा कि नहीं। बोलो, R प्लस को कौन सराउंड करेगा, ऑक्सीजन। नेगेटिव पार्ट ऑक्सीजन हो। हम्म, इसने आके इसको सराउंड कर दिया। क्या इसको भी सराउंड करेगा X माइनस को बेटा, यस सर। बोलो। बिल्कुल सराउंड करेगा, लेकिन इसको कौन सराउंड करेगा, जरा बताना। हाइड्रोजन पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट आके सराउंड करेगा। तो आपसे अगर मैं ये पूछूं बेटा, ये बताइए कि इसने, वाटर ने सराउंड तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को भी करा, और सराउंड तो इसने प्रोडक्ट में जो हमारा R प्लस और X माइनस बन के आ रहा था उसको भी सराउंड करा। तो मैं अगर आपसे एक कंपैरेटिव एनालिसिस पूछूं कि ये किसको ज्यादा सराउंड करेगा, रिएक्टेंट को कि प्रोडक्ट को, तो आप क्या जवाब देंगे। उसके लिए आप प्रोडक्ट ऐसे को। देखो कि यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पर ये एब्सोल्यूट पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव की वजह से अट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पर ये एब्सोल्यूट नेगेटिव की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। तो वाटर जो सराउंड कर रहा है और स्टेबलाइज कर रहा है चीजों को, वो रिएक्टेंट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कि प्रोडक्ट में जो R प्लस और X माइनस है उनको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। प्रोडक्ट को आर सर। प्लस और प्रोडक्ट वाले को ज्यादा करेगा ना, यस सर। यस। क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉजिटिव और एब्सोल्यूट नेगेटिव चार्जेस थे, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ जो पोलराइजेशन होगा, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स पास आएंगे इसके अट्रैक्ट करने की वजह, अट्रैक्शन होगा, वो कम होगा एज कंपेयर टू हियर। तो आप क्या बोलोगे कि स्टेबिलिटी तो इसने रिएक्टेंट की भी बढ़ाई, और इसने किसकी बढ़ाई, प्रोडक्ट में जो R प्लस और क्या थे, X माइनस थे, उनकी भी बढ़ाई। लेकिन इसने स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली बात करें तो किसकी ज्यादा बढ़ाई, रिएक्टेंट की कि प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की ज्यादा बढ़ाई। प्रोडक्ट। रीजन इज कि उसने प्रोडक्ट को ज्यादा सराउंड करा। तो जरा ये देख के बताओ कि स्टेबिलिटी बढ़ाने का मतलब, कि जरा ये देखना कि
कि आपने मैकेनिज्म इसकी SN1 मैकेनिज्म ये लिखी थी, क्या लिखी थी कि RX कन्वर्टेड इनटू R प्लस और X माइनस। तो आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे R प्लस और X माइनस की ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, तो क्या आप उस स्लो स्टेप को फास्ट कर दे रहे हो, यानी ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में ज्यादा तेजी से जाएगा कि नहीं जाएगा? यस yes, सर। तो ये जो स्लो स्टेप था वो फास्ट होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बोलो। yes, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो इन द केस ऑफ SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने की वजह से SN1 रिएक्शन को ज्यादा फेवर करेगा? yes, कह सकते हैं तो लिखो फटाफट से क्या हो रहा है कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो फेवर कर रहा है किसको? SN1 को। और क्यों फेवर कर रहा है? क्योंकि वो भाई स्टेबलाइज कर दे रहा है इंटरमीडिएट्स को आपके जो फॉर्म हो रहे हैं। और इंटरमीडिएट्स जो फॉर्म हो रहे थे वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हो रहे थे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हो रहे थे, तो ओवरऑल फॉरवर्ड में ज्यादा रिएक्शन जाएगी। इसलिए आप क्या कहते हैं कि जो आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं वो फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन को, बट पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करते हैं बेटा? SN2 SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखिए, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट देखे, कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखे, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखे। अब देखते हैं नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। इसके लिए फिर से उड़ के कहाँ चले जाते हैं? मैकेनिज्म पे चले जाते हैं समझने के लिए। भैया जो लीविंग ग्रुप है, जो लीविंग ग्रुप है एक्स, ये कौन से स्टेप में निकल रहा है? क्या RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? yes, तो अगर ये एक्स जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी ये R प्लस और X माइनस को बनाएगा। yes, sir, यस सर। अगर ऐसा होगा तो जो R प्लस और X माइनस बन रहे हैं उनका भी पेस बढ़ जाएगा, यानी जो ओवरऑल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप था वो फास्ट हो जाएगा जितनी स्पीड से X माइनस निकलेगा। बोलिए। yes, sir, यस सर। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा फेवर करेगा किसको? रेट ऑफ SN1 को। लेकिन मैंने कल भी सेम बात दोहराई थी, आज भी सेम बात दोहरा रहा हूं कि आपको दिमाग में ये रखना है जब आप किसी भी फैक्टर को पढ़ रहे हैं, दैट यू आर कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट। लिखिए फटाफट से कि जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप के। ठीक है, तो जरा मैं आपको ये दे रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आपसे पूछ रहा हूं जरा बताओ कि इनमें रेट ऑफ SN1 का ऑर्डर क्या रहेगा व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? क्या बताओगे? लास्ट क्लास में इंक्रीजेस। डिस्कस करे थे। यस सर, इंक्रीजेस। क्यों increase इंक्रीज करेगा कर रहा है? आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, और फिर बस पुअर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट से राइट जाने में लीविंग टेंडेंसी क्या हो रही है?
इंक्रीज कर रही है, जिसके कारण रेट ऑफ SN1 भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इन सब सबस्ट्रेट में सबसे ज्यादा लिविंग टेंडेंसी आई की है, तो देयरफॉर रेट ऑफ SN1 भी इसी का रहेगा। ठीक है। Yes. नेक्स्ट देखिए, इसी मैकेनिज्म में अगर आप ये सोचो, मतलब आप सोचो जरा कि कोई एक ऐसा स्पीसीज हो, कोई एक ऐसा स्पीसीज हो जो इस एक्स को तोड़ने में मदद करे। क्या करे? तोड़ने में मदद करे। कैसे मदद करेगा भाई? ऐसे मदद करेगा कि ये जो एक्स है, यानी अगर हेलोजन की बात कर रहा हूं, तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। बोलो। यस। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो अगर मैं एक ऐसा स्पीसीज ले लूं जो क्या करे, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो ये एक्स क्या कर सकता है? उसको अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। यस। तो अगर ये एक्स अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर स्पीसीज को दे देगा, तो इस एक्स पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? यस सर। तो यहाँ जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, वो मोस्टली पोलराइज होंगे क्या करने के लिए? इस एक्स के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। यस। अगर ऐसा होगा, तो जो आप एक्स है अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, तो R प्लस बन जाएगा। हम्म। बोलो। यस। तो अगर R प्लस जल्दी बनेगा, तो रिएक्शन का हम क्या कह सकते हैं? हमने स्लो स्टेप फास्ट कर दिया, तो हमने ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर दिया। यस सर। तो मैंने क्या कहानी बोली, फिर से सुनो कि ये जो एक्स है, ये हेलोजन है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं एक ऐसा स्पीसीज ले आऊं जिसको ये क्या कर दे, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने से मतलब ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है, वो इनसे ये ले लेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? R प्लस जल्दी बन जाएगा। तो अगर R प्लस जल्दी बनना है, स्लो स्टेप को मैं फास्ट कर दे रहा हूँ, कार्बोकेटाइन में अगर जल्दी बना दे रहा हूँ, तो ओवरऑल RDS को मैं क्या कर दे रहा हूँ? फास्ट कर दे रहा हूँ। तो यानी मैं क्या कह सकता हूँ? मैं अपने रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को भी बेटा क्या कर दे रहा हूँ? फास्ट। फास्ट कर दे रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे? तो देखो कैसे समझे। करते हैं। कि वो जो पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, वो बेसिकली कौन होते हैं? वो डी ब्लॉक के वो डी ब्लॉक के कैटाइंस होते हैं। कौन होते हैं? डी ब्लॉक के कैटाइंस दैट एक्ट एज कैटलिस्ट। कैसे कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, जरा फटाफट से समझिए। कि जो डी ब्लॉक के कैटाइंस हैं, इस रिएक्शन में किसकी तरह काम करते हैं? कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जरा देखो, मैंने R लिया, X लिया, ये मेरे पास क्या था? एक एल्काइल हैलाइड था। मैंने एक Ag प्लस ले लिया, ठीक है, कैटाइन ले लिया किसका? Ag का। अब क्या होगा? ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसको दे देगा? Ag को दे देगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या करेगा? Ag को दे देगा। अब जैसे ही Ag को देगा, तो ये X है, ये Ag है, Ag का तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन X पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा अपनी तरफ? X पॉजिटिव। बोलो। यस सर। और जैसे ही खींचेगा तो क्या बना देगा? R प्लस बना देगा। तो यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप क्या ले लो, डी ब्लॉक के कैटाइंस ले लो, डी ब्लॉक के कैटाइंस किसकी तरह काम करेंगे? R प्लस की एक्टिविटी को तेज कर देंगे, यानी R प्लस जल्दी बनेगा। ठीक है? किस तरह से हो रहा है, बात समझ में आ रही है? तो डी ब्लॉक यस के सर। कौन कौन से कैटाइंस हम लोग कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं? सबसे पहले Ag प्लस, Fe3 प्लस, Fe2 प्लस, Zn2 प्लस, Cu2 प्लस, Hg2 2 प्लस, एक्सेट्रा।
इन सबको आप किसकी तरह यूज करते हो, कैटलिस्ट की तरह यूज करते हो, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में चुपचाप हेलोजन के क्या रख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रख लेते हैं, और इनका चार्ज क्या होता है, हो जाता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन एक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, विच अल्टीमेटली फॉर्म्स, यानी वो बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और आपको क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन बने। तो हमने यहाँ से क्या इन्फ्लुएंस निकाला, हमने यहाँ से क्या इन्फ्लुएंस निकाला, दैट इट हेल्प्स मी, कि इसने मेरी मदद करी है क्या करने के लिए, कार्बोकैटायन को फॉर्म करने के लिए। इट हेल्प मी इन फॉर्मिंग दी कार्बोकैटायन। और कैसे कार्बोकैटायन बनाने में मदद करी है, बाय टेकिंग दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर इसने मेरी कार्बोकैटायन बनाने में क्या करी है बेटा, मदद करी है। तो आपसे अगर बोला जाए, क्या बोला जाए, कि जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है, क्या वो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी अगर आप यूज करते हैं किसको, डी ब्लॉक के कैटाइंस को। तो आप बताओ जरा कि रेट ऑफ SN1 इंक्रीज इंक्रीज। करेगी या डिक्रीज करेगी, इंक्रीज। इंक्रीज करेगी। रेट ऑफ SN1 इंक्रीजेस ऑन यूजिंग दी डी ब्लॉक कैटाइंस, क्योंकि वो क्या कर देता है, कार्बोकैटाइन बनाने में मदद करता है। ठीक है जी। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। तो देखो, आज की क्लास में एलिमिनेशन का अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट क्लास में जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एलिमिनेशन का 100% यूज होगा।